Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the NTT syllabus, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों आज के सेशन को हम सभी शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कि कुछ इस प्रकार है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ज़्यादा तकलीफ मिलेंगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी कामयाबी उतनी ही बड़ी होंगी। कहने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा तकलीफ़ सहिएगा, आपका जितना बड़ा सपना होगा उतना ज़्यादा तकलीफ़ सहना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप तकलीफ़ सहिएगा आपकी कामयाबी उतना ही ज़्यादा शोर मचाएगी। तो कहना है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम सभी शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो कि कुछ इस प्रकार है। आज का हमारा प्रश्न है मनोविज्ञान का शिक्षा के सिद्धांत तथा व्यवहार पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। मनोविज्ञान का शिक्षा के सिद्धांत तथा व्यवहार पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर राइटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इसका आंसर राइटिंग करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि मनोविज्ञान आज के ज़माने में, आज के युग में न केवल विद्या के विकास में योगदान दे रहा है, अपितु मानव के जीवन के अनेक क्षेत्रों में और अनेक विषम समस्याओं को हल करने में भी अपना योगदान दे रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया में इसका योगदान विशेष रूप से है। एक वैज्ञानिक है जी.एल. एंडरसन। उनके अनुसार जी.एल. एंडरसन ने अधिगम लर्निंग के अर्थ को व्याख्या करते हुए कहा है कि वैज्ञानिक रूप में मनोवैज्ञानिक उन परिस्थितियों में सत्यापन योग्य, स्पष्ट और विस्तृत तथ्य चाहता है जिसमें अधिगम की वैज्ञानिक व्याख्या बन जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षक भी अधिगम को निर्देशित करना चाहता है, क्योंकि इससे उसके शैक्षणिक प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अधिगम या सीखना मानव की आधारभूत क्रिया है। अधिगम या फिर सीखना जो है वो मानव की आधारभूत क्रिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सभी चर्चा करते हैं शिक्षा के सिद्धांत के ऊपर कि शिक्षा का क्या सिद्धांत है। सीखना बौद्धिक तथा तथ्यात्मक दक्षता है। सीखना गुण दोष विवेचन करना है। सीखने से गुण और दोष की विवेचना होती है। सीखने के अनेक तत्व होते हैं। सीखना अध्ययन विधि है जो कि दो प्रकार से लाभ प्रदान करता है, एक निर्धारित लाभ और दूसरा अनिर्धारित लाभ। और अनिर्धारित लाभ यह कैसे प्राप्त करता है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। सो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। सीखने के तत्व क्या है? एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। सीखने के तत्व में अधिगम सामग्री के प्रति अनुक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया, क्या अधिगम शिक्षा अधिपूर्ण हो, ये सभी तत्व मायने रखते हैं। डेविस पी ओसुबेल के अनुसार सार्थक अधिगम में नवीन अर्थों को ग्रहण किया जाता है, और जीवन अर्थ सार्थक अधिगम के परिणाम होते हैं। सीखने वाले में नवीन अर्थों का विकसित होना ही सार्थक अधिगम की प्रक्रिया का संपन्न होना है। सार्थक, संभाव्य और स्व उद्देश्य तथा मनोवैज्ञानिक अधिगम के पारस्परिक संबंध किस प्रकार से है, अब हम सभी इस पर चर्चा करेंगे। सार्थक अधिगम, संभाव्य अर्थपूर्ण सामग्री और सार्थक अधिगम स्थिति की आवश्यकता होती है। यदि हम सभी पोटेंशियल मीनिंग की चर्चा करें तो तार्किक स्व उद्देश्य पर निर्भर करती है, और मानव अनुभव तथा अधिगम के प्रभावों की सादृश्यता का प्रभाव पड़ता है। सीखने वाले के संज्ञात्मक विचारों की संरचना द्वारा ऐसे विचारों की प्रस्तुति की जाती है। यदि हम सभी मनोवैज्ञानिक अर्थ विशिष्ट तथा घटना चक्र संबंधी कार्य पर चर्चा करें तो यह एक सार्थक अधिगम है तथा संभाव्य अर्थपूर्णता एवं स्व उद्देश्य अधिगम स्थिति की देन होती है।
यदि हम सभी अब अधिगम की प्रकृति पर चर्चा करें, नेचर ऑफ लर्निंग पर, तो इसका डिफिनीसन हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी सीखता है, मनुष्य अपने पूर्ण जीवन में जो कुछ भी सीखता है, उसके मूल में अनेक तत्व निहित होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है प्रकृति, अतः अधिगम की प्रकृति विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला है, अधिगम मानव प्रकृति पर आधारित है। मनुष्य की प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है कि सरल मनुष्य ढंग से सीखता है। सरल मनुष्य किस ढंग से सीख रहा है। अधिगम में प्रतिस्थापन संबंध होते हैं। लर्निंग है सब्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप। अधिगम की यह प्रकृति भी मानव स्वभाव पर निर्भर करती है। मानव में क्रिया, प्रतिक्रिया तथा अंतःक्रियात्मक पाई जाती है। मनुष्य के स्वभाव तथा मानव संबंधों के आधार पर ये तीनों तत्व क्रियाशील होते हैं, जो कि आप चित्र में स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। एक्टिव, रिएक्टिव एंड इंटरएक्टिव वातावरण, इन्वायरमेंट के बारे में एक व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है। आप इस फिगर को भी अपने एग्जाम की कॉपी में बना सकते हैं, जो कि आपके आंसर को प्लस पॉइंट करने में हेल्पफुल होगा। अब हम सभी आगे चर्चा करते हैं अधिगम की सामग्री प्रणाली पर, कि अधिगम की सामग्री प्रणाली किस प्रकार से होती है। एक है अधिगम द्वारा सीखना और दूसरा है अधिगम संरचना। अधिगम की योग्यता किस प्रकार से होती है। ऑर्थन जेनसन के अनुसार 1960 ईस्वी में ऑर्थन जेनसन के अनुसार व्यक्ति सीमित रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताओं से प्रभावित होता है। कुछ छात्र प्रगति की अवलोकन करते हुए तीव्र गति से सीखते हैं। सीखने का भी इन्होंने दो वर्गों में बांटा है। एक है समान प्रत्यय और दूसरा है भिन्न प्रत्यय। समान प्रत्यय और भिन्न प्रत्यय। दूसरा है वस्तुओं का पृथक्करण करके और वस्तुओं को जोड़ करके। वस्तुओं का पृथक्करण करके और वस्तुओं को जोड़ करके भी मनुष्य सीखता है। साथ ही साथ प्रत्यय हासिल करके, प्रत्यय जोड़कर, संरचना द्वारा, संरचना की संख्या के द्वारा मनुष्य सीखता है। यदि हम सभी आगे चर्चा करें निहित सिद्धांत के ऊपर, असंरचना का निर्माण 0 से आरंभ होता है, 0 से आरंभ होता है और गणना करने का सिद्धांत 2, 3, 4, 5 इत्यादि से आरंभ होता है। एक, दो, तीन आदि की संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है, ये सभी निहित सिद्धांत है सीखने के। जीरो से 9 तक गणना करना। संरचना के योग से अन्य संरचनाओं का निर्माण कुछ इस प्रकार से मनुष्य अपने अधिगम प्रणाली को विकसित कर सकता है और शिक्षा के सिद्धांत में मनोविज्ञान का शिक्षा के सिद्धांत तथा व्यवहार पर प्रभाव का उल्लेख कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।